हेलो और इस सिनेमैटिक्स एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मोशन यानी गति के उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं जो हर वक्त हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। आखिर चीजें घूमती, चलती और गिरती कैसे हैं? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई भी इंसान या कोई भी चीज इस वक्त सच में पूरी तरह से रुकी हुई है? जैसे जब हम शांति से एक कुर्सी पर बैठे होते हैं तो लगता है अरे हम तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम सच में रेस्ट में हैं? यहाँ से रिलेटिव मोशन का एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर एक व्यक्ति जमीन पर बिल्कुल शांति से खड़ा है तो अपने आसपास की सड़क या पेड़ पौधों के मुकाबले वो एकदम रेस्ट में है। पर जिस पृथ्वी पर वो खड़ा है ना, वो खुद लगातार अपने एक्सिस पर तेजी से घूम रही है। यानी एक रुकी हुई चीज एक ही समय पर, एक ही वक्त में मोशन में भी हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। मतलब जब हम लगभग बिल्कुल स्थिर रुके होते हैं तब भी हम पृथ्वी के साथ साथ स्पेस में सूर्य के आसपास बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। इसलिए रेस्ट और मोशन दोनों ही पूरी तरह से रिलेटिव टर्म्स हैं। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह से उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टॉपिक को हम 5 आसान और लॉजिकल हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। पहला, फ्रेमिंग योर मोशन। दूसरा, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तीसरा, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। चौथा, द एक्सेलरेशन फैक्टर। और आखिर में प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। फ्रेमिंग योर मोशन, एस्टैब्लिशिंग वेयर वी आर। किसी भी मोशन को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इसे एक बेस या ओरिजिन पॉइंट समझिए जहां एक्स, वाई और जी एक्सिस आपस में मिलती हैं, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन तय करते हैं। और इसके साथ जब हम एक घड़ी जोड़ देते हैं तब हम मेजर कर सकते हैं कि किस सटीक टाइम पर क्या हुआ। सच तो यह है कि बिना इस बेस पॉइंट के मोशन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम पर, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट्स, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का रास्ता ट्रैक करना शुरू करते हैं तो 2 तरह की क्वांटिटीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी साइज होता है, जैसे लंबाई, वजन या समय। इनमें दिशा यानी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इन्हें पूरी तरह डिफाइन करने के लिए साइज के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का पता होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और सोचिए, जब हम एक चलते हुए इंसान को फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करते हैं तो क्या होता है? हम बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ एक एक्चुअल फिजिकल पाथ, एक असली रास्ता तय हो रहा है। यहाँ अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क सच में बड़ा मजेदार हो जाता है। डिस्टेंस, जो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सीधा सीधा बताती है कि टोटल कितना लंबा रास्ता तय किया गया। अगर मूवमेंट हुई है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये शुरुआती और आखिरी पॉइंट्स को जोड़ने वाली सबसे छोटी सीधी लाइन होती है। मतलब अगर एक व्यक्ति घूम फिरकर वापस उसी जगह आ जाए जहां से उसने शुरू किया था, तो उसकी टोटल डिस्टेंस चाहे हजारों किलोमीटर्स हो, उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट एब्सोल्युटली जीरो होगा। तीसरा हिस्सा, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, एडिंग टाइम टू द मिक्स। अब फिजिकल पाथ तो डिफाइन हो गया, पर इसमें समय को जोड़कर देखते हैं कि मोशन आखिर कितनी तेजी से हो रहा है। स्पीड का सीधा सा मतलब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हुई। ये हमें डायरेक्शन नहीं बताती। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप वेलोसिटी को स्पीड बदलकर तो चेंज कर ही सकते हैं, पर अपनी स्पीड कांस्टेंट रखकर सिर्फ अपनी दिशा बदलने से भी वेलोसिटी पूरी तरह बदल जाती है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें हमेशा एक ही स्पीड से तो चलती नहीं है ना, राइट? जब स्पीड लगातार फ्लक्चुएट कर रही हो तब किसी एक एग्जैक्ट मोमेंट पर मोशन को कैसे कैलकुलेट करें? यहीं पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी काम आती है। जब हम समय के इंटरवल को इतना छोटा कर दें कि वो लगभग जीरो के करीब पहुंच जाएं, तब हम उस सटीक पल पर, उस एक एग्जैक्ट इंस्टेंट पर मोशन का पता लगा सकते हैं। चौथा हिस्सा, द एक्सेलरेशन फैक्टर, चेंजिंग द पेस।
जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शांति से कांस्टेंट नहीं रह पाती, तब एंट्री होती है एक्सेलरेशन की। इसे बस वेलोसिटी के बदलने की रेट समझिए। जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलाव आता है, जैसे किसी चीज को ऊपर से फ्री फॉल में छोड़ने पर उसकी स्पीड बढ़ती है, या फिर सिर्फ दिशा बदलती है, जैसे एक सर्कल में घूमती हुई गाड़ी, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। रियल वर्ल्ड में इसे रिलेट करना बहुत आसान है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे एक चिकनी ढलान पर स्मूथ तरीके से लुढ़कती हुई बॉल, जिसके बढ़ने की तेजी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जरा सोचिए एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चलती सिटी ट्रैफिक के बारे में। वहां कभी अचानक ब्रेक लगती है, तो कभी कार तेजी से आगे बढ़ती है। यहाँ वेलोसिटी लगातार अनइक्वल अमाउंट्स में बढ़ती रहती है। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, द किनेमैटिक इक्वेशंस। अब सच बताऊं तो इस कॉन्सेप्ट की सबसे कमाल की बात यह है कि कैसे ये 3 काइनेमैटिक इक्वेशंस हमारे उन सारे पुराने बिल्डिंग ब्लॉक्स को ग्रेसफुली एक साथ जोड़ देती हैं। ये इक्वेशंस शुरुआती वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को एक परफेक्ट प्रेडिक्टिव टूल में बदल देती हैं। अगर आपको इनमें से कुछ वेरिएबल्स पता है, तो मैथमेटिकली आप मोशन के फ्यूचर का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते हैं। और देखें कितनी आसानी से ये एग्जैक्ट सेम टूल्स हवा में मुक्त रूप से गिरती हुई चीज़ों यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। आपको करना क्या है? बस एक्सेलरेशन को हटाकर वहां ग्रेविटी का कांस्टेंट यानी जी लगाना है और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर ऊंचाई यानी एच रखना है। फॉर्मूला वही है और मैजिक भी वही। तो इन सभी फाउंडेशनल फॉर्मूलाज को समझने के बाद असली सवाल ये है, अब हम अपने आसपास हर दिन होने वाले इस मोशन को किस तरह देखेंगे? अगली बार जब आप कोई चिड़िया उड़ते हुए देखें या रेड लाइट पर कार को रुकते हुए देखें, तो क्या आप इस कंटिन्यूअस कैलकुलेटिंग किनेमैटिक ग्राफ को महसूस कर पाएंगे? इन टूल्स को अपने साथ लीजिए और कोशिश कीजिए आसपास की फिजिकल दुनिया को डीकोड करने की। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।